कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 5 ऊष्मागतिकी। इसमें हम 3 अंकों के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले और बाकी विषय के वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्ले लिंक में जाइए और उससे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सारे विषय के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए P डेल्टा V बराबर डेल्टा nRT। तो इसको सिद्ध करते हैं कैसे? तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से जो ये सूत्र होता है ये क्या होता है, PV = nRT। तो इस तरह से हम ये सूत्र लिख देंगे। अब इससे हम मान लेते हैं कि यदि प्रारंभिक अवस्था में गैस का आयतन V1 हो और मोलों की संख्या n हो तो इसी सूत्र को ऐसा लिखा जा सकता है। P की जगह P लिख दिए, V की जगह V1 लिख दिए, N की जगह N1 लिख दिए, R तो नियतांक है तो R भी वही लिख दिए हैं, T को भी यदि ताप स्थिर मान लें तो ये भी लिख दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है PV1 = N1RT हो जाएगी प्रारंभिक अवस्था में। अब यदि अंतिम अवस्था में हम आयतन V2 मान लें और गैस के मोलों की संख्या N2 मान लें तो फिर से इसी सूत्र को हम लिखते हैं। P की जगह P लिख दिए, V की जगह V2 लिख दिए, N की जगह N2 लिख दिए, R और T वैसे ही उतार दिए। तो ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि हमको अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को घटाना है। तो घटा रहे हैं हम किससे? 2 से 1 को। तो 2 के इधर का जो है उसको पहले हम यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस यहाँ क्या लिखा 1, तो 1 नंबर का यहाँ उठा करके फिर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा PV2 - PV1। इसी तरह से बराबर के इस तरफ का जब लिखेंगे तो यहाँ 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो पहले 2 नंबर का ये वाला उठा करके यहाँ रख दिए हैं, ये देख लीजिए N2RT, और पहले नंबर का भी यहाँ पर लिख दिए हैं -N1RT। यहाँ से हम देख रहे हैं कि P कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा V2 - V1, और यहाँ RT कॉमन हो जाएगा दोनों से तो ये हो जाएगा RT। अब यहाँ पर ये जो V2 - V1 है अंतर को क्या लिखा जाता है? डेल V। तो यहाँ डेल V लिख देंगे और N2 - N1 को ये इसका मोलों का अंतर लिख देंगे तो डेल N आ जाएगा। तो इस तरह से P डेल V = डेल्टा nRT, इस तरह से सूत्र आएगा। तो केवल इस सूत्र को आपको याद रखना है, इसी को 2 बार लिखना है और फिर घटा देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्या है? इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। तो इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसका गणितीय व्यंजक देखते हैं। माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U1 है प्रारंभ में, यह प्रवेश से Q ऊष्मा अवशोषित करता है, इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर U1 + Q हो जाती है। यदि निकाय पर किया गया कार्य W हो तो इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर के क्या हो जाएगी? U1 + Q + W। तो पहले ऊर्जा U1 थी, फिर परिवेश से उसको ऊष्मा मिल गई तो Q हो गया, और इस पर यदि कार्य कर दिए तो कुल ऊर्जा ये हो जाएगी और ये बाद की आंतरिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा U2 बराबर U1 + Q + W। U1 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो U2 - U1 हो गया। इसको यदि हम अंतर को लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं डेल्टा U। तो डेल्टा U बराबर Q + W है। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरी परिभाषा भी इसकी दी जा सकती है कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि निकाय को दी गई ऊष्मा और उस पर किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्क्रमणी प्रक्रम तथा अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर स्पष्ट करिए। तो ये उत्क्रमणी प्रक्रम या अनुत्क्रमणी प्रक्रम देखते हैं। यह प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से संचालित होता है, उत्क्रमणी वाला। यह प्रक्रम तेजी से घटित होता है। इसमें संचालनकारी व विपरीतकारी बलों के बीच अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। इनमें संचालनकारी बल में काफ़ी अंतर होता है। ये अधिकांशतः सैद्धांतिक प्रक्रम होते हैं। ये अधिकांशतः वास्तविक और स्वतः प्रवर्तित होते हैं। इन प्रक्रमों को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, इसमें कम समय लगता है। इन प्रक्रमों में किया गया कार्य अधिकतम होता है, इन प्रक्रमों में किया गया कार्य अधिकतम नहीं होता है। प्रक्रम के दौरान किसी भी समय साम्यावस्था होती है।
प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही साम्यावस्था प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, Cp माइनस Cv बराबर R व्यंजक को स्थापित करिए या मेयर संबंध स्थापित करिए। तो हम जानते हैं स्थिर आयतन में ये Qv बराबर होता है Cv डेल्टा T। तो हम लोग पहले से भी निकाल चुके हैं, जो C होता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो होती है Q बटे N डेल्टा T। ये सूत्र होता है। यदि 1 मोल के लिए करेंगे तो यहाँ N का मान 1 हो जाएगा, ये हो गया। स्थिर आयतन पर है तो यहाँ पर भी लगा दिए, तो Qv का मान क्या हो जाएगा Cv डेल्टा T, और ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है, तो इसको डेल्टा U लिख दिए हैं। इसी प्रकार यदि हम स्थिर दाब पर करें तो यही सूत्र लिखेंगे पूरा का पूरा। तो Qv की जगह Qp, जहाँ जहाँ V है वहाँ वहाँ P लिख देंगे, और डेल्टा U जो होता है इसमें एंथैल्पी के बराबर होता है, ये आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर 1 मोल आदर्श गैस के लिए जो एंथैल्पी का मान होता है वो होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ये दोबारा ही हम लिख दिए हैं, लेकिन PV का मान क्या होता है, RT होता है। PV इक्वल टू NRT होता है। 1 मोल की बात करें तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। तो PV की जगह पर हम क्या रख दिए हैं, इस स्टेप में RT रख दिए हैं। अब ये जो डेल्टा है इसको खोलेंगे तो R तो नियतांक होता है, इसमें परिवर्तन तो ना होगा, तो R को बाहर कर दिए तो ये हो गया R डेल्टा T। अब इसमें सबका मान रख देते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है डेल्टा H, और देखिए यहाँ भी क्या लिखा है डेल्टा H, और डेल्टा H का मान कितना है देख लीजिए Cp डेल्टा T। तो यहाँ पर Cp डेल्टा T लिख दिए हैं। कुल मिला के डेल्टा H की जगह पर हमको क्या लिखना है, Cp डेल्टा T। इसी तरह से यहाँ डेल्टा U है, तो डेल्टा U ये है डेल्टा U, तो डेल्टा U की जगह देख लेते हैं, ये डेल्टा U का मान क्या है Cv डेल्टा T, तो यहाँ पर लिख दिए Cv डेल्टा T, और यहाँ R डेल्टा T है तो R डेल्टा T लिख दिए हैं। तो इस तरह से इस समीकरण में हमको ये देखना है कि डेल्टा H का मान रख देना, डेल्टा U का मान रख देना, बाकी सारा कुछ उतार देना है। अब हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे, डेल्टा T का भाग करेंगे। तो जब डेल्टा T का भाग करेंगे तो ये डेल्टा T भी कट जाएगा, ये डेल्टा T भी कट जाएगा, ये डेल्टा T भी कट जाएगा, क्योंकि सभी में भाग करना है। तो हमारे पास क्या बचा, इधर Cp बचेगा, यहाँ क्या बचेगा Cv बचेगा, यहाँ R बचेगा। इसका पक्षांतर कर देंगे तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस तरह से हमको मेयर संबंध स्थापित करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहन ऊष्मा को समझाइए, इसके उपयोग लिखिए। तो निश्चित ताप व स्थिर दाब पर किसी यौगिक के 1 मोल ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन करने पर उत्सर्जित ऊष्मा को यौगिक की दहन ऊष्मा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यौगिक है या पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, 1 मोल है। क्रिया किससे कराना है, ऑक्सीजन से कराना है, और इस तरह से कराना है कि पूर्ण दहन हो जाए। तो इस क्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा निकलेगी उसे ही दहन ऊष्मा कहते हैं। तो सीधे सीधे ये तो कंडीशन है, निश्चित ताप व स्थिर दाब पर किसी यौगिक के 1 मोल की ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्ण दहन कराने पर जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे दहन ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये ऑक्सीजन ये गैस स्टेट में है। जब ये दोनों जलते हैं तो जलने के बाद ये CO2 बनाते हैं, और इस क्रिया में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है -94.3 किलो कैलोरी हो गया। तो ये जो ऊष्मा का मान है इसे हम क्या कहेंगे, दहन ऊष्मा। अब दहन ऊष्मा के उपयोग क्या है, ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करने में, कि कोई ईंधन कितनी ऊर्जा दे सकता है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। यौगिकों की संभवन ऊष्मा के निर्धारण में, यौगिकों की संरचना के निर्धारण में, भोजन के कैलोरी मूल्य के परिकलन में दहन ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक विलगित निकाय के लिए डेल्टा U बराबर 0 है, इसके लिए डेल्टा S क्या होगा। तो डेल्टा U का मतलब है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 है, तो डेल्टा S माने एंट्रापी में परिवर्तन कितना होगा। तो एक विलगित तंत्र के लिए एंट्रापी सदैव धनात्मक होती है, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो धनात्मक होगा। उदाहरण के लिए यदि 2 गैसें अलग अलग रखी गई हैं, तंत्र को पूर्णतः उसके परिवेश में विलगित किया गया है, तो उन्हें मिलाने पर डेल्टा S धनात्मक होगा, क्योंकि यदि दोनों को मिलाएंगे तो उनकी व्यवस्था बढ़ जाएगी, अनियमितता ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए डेल्टा S का मान धनात्मक होगा। तो एक विलगित निकाय के लिए सीधा सीधा कहें तो एंट्रोपी का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, 300 केल्विन ताप पर
एक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 10 है। डेल्टा मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी डिग्री का मान क्या होगा? R बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसका मान दिया है। तो जो मुक्त ऊर्जा का सूत्र होता है ये होता है, पहले ये सूत्र देख लेते हैं। ये मानक मुक्त ऊर्जा हो गई, इसका मान -2.303 RT log K होता है। तो चलिए इसमें सीधा सीधा है, यहाँ इसको हम इसी तरह से उतार दिए। इसके बाद R लिखा है तो R का मान रख दिया 8.314। फिर यहाँ पर T है तो T का मान इसमें दिया है 300 केल्विन, 300 केल्विन लिख दिए। फिर ये log लिखा है, log लिख दिए। K का मान ये साम्य स्थिरांक दिया है, ये K का मान है 10 तो यहाँ पर 10 लिख दिए। लेकिन log 10 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और सबका गुणा कर देंगे तो -57 44.1 माने 5744 जूल जो है ऊर्जा यहाँ पर निकलेगी। तो यही पर हो जाएगा मानक मुक्त ऊर्जा का मान -5744.1 जूल। इस तरह से हमको ये सवाल करना है। चलिए तो यहाँ 3 अंक का प्रश्न समाप्त होता है। आगे के 4 अंकों के प्रश्नों के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।